देखिए भैया, मैंने लास्ट क्लास में आपको बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन कराए थे। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आपको, ठीक है, क्या करना पड़ता है भैया? सीधा आप क्या करो, मास डिफेक्ट निकाल लो। मास डिफेक्ट एएमयू में आएगा। आपको पता है एक एएमयू बराबर में 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी देता है। जितना एएमयू आया उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। अब टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी पूछता है। क्या पूछता है? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन की संख्या से क्या करो, डिवाइड करो। ये क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। कह रहा कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर बिस्मथ। प्रोटॉन कितने हैं? 83 और न्यूक्लियन कितने हैं? 209। ठीक है, गिवन दैट द बिस्मथ का न्यूक्लियस का मास कितना होता है ये दे रखा है आपको। तो कितना देखो, कितना प्रेसाइज दे रखा है। मतलब आपको भी इतना प्रेसाइज करना है, ये मत सोचना कि राउंड फिगर कर दो आप, ऐसा मामला गलत हो जाएगा। न्यूट्रॉन का मास दे रखा है और प्रोटॉन का मास दे रखा है। हम जानते हैं मास डिफेक्ट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? टोटल प्रोटॉन का मास, टोटल न्यूट्रॉन का मास माइनस न्यूक्लियस का मास। तो हमें पता है जेड प्रोटॉन होते हैं और ए माइनस जेड, यहाँ पर ए माइनस जेड लिखना है आपको, है ना। ए माइनस जेड क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे, है ना। तो यहाँ पे ए, ये माइनस है। ए माइनस जेड क्या है? ब्लैक कलर से लिख देता हूँ। छी तेरी तो ए माइनस जेड समझ गया ना, तो समझ गया। और मास ऑफ बिस्मथ न्यूक्लियस, हमें बिस्मथ की न्यूक्लियस का मास ऑलरेडी दे रखा है। तो हमें पता है प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 83। प्रोटॉन का मास कितना होता है? इतना। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको ए माइनस जेड करना पड़ेगा, यानी ए माइनस जेड करना पड़ेगा। तो आपका आएगा 126। न्यूट्रॉन का मास आपको पता ही है। यहाँ पर आपने इसको सॉल्व कर दिया, आपका जो मास डिफेक्ट आया वो एएमयू में आया। कितना आया? आपको पता है एक एएमयू में इतनी एनर्जी होती है, तो इतने एएमयू में कितनी एनर्जी होगी? तो भैया हमने मल्टीप्लाई करके निकाला, तो इतनी आई आपकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में। टोटल बाइंडिंग एनर्जी है। आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने है, तो आपको पता है कितने न्यूक्लियन है इसके अंदर? 209। 209 से आप डिवाइड कर दोगे इसी टोटल बाइंडिंग एनर्जी को, तो इतना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ रहा है। इसने यहाँ पे लिखना है आपको मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियन, ठीक है। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं भैया एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है भैया, इसके बारे में मैंने थोड़ा आपको पहले बताया था, न्यूक्लियस से किस तरीके से एनर्जी निकलती है। तो आपको पता है न्यूक्लियस बनती है या न्यूक्लियस टूटती है? तो बनने पर भी मास डिफेक्ट आता है और टूटने पर भी क्या आता है? मास डिफेक्ट आता है। बनती है तो लाइट न्यूक्लियाई मिल करके हैवी न्यूक्लियस बनाती हैं। जो हैवी न्यूक्लियस होती है ज्यादा स्टेबल होती है, इसका मतलब उसके अंदर मास डिफेक्ट क्या है? ज्यादा है। एनर्जी रिलीज क्या हुई है? ज्यादा हुई है, ठीक है। और जब बड़ी न्यूक्लियस टूटती है, छोटी न्यूक्लियस की तरफ आती है, तो आपको पता है उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है? बढ़ जाती है, यानी उनकी भी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी उनको भी एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। तो न्यूक्लियस का बनना और न्यूक्लियस का टूटना दोनों से क्या आता है? मास डिफेक्ट आता है। वो जो मास डिफेक्ट होता है वही क्या होता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता है आपका, ठीक है भैया। तो यही बात लिख रहे हैं, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। दिस इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ सम मास इनटू, ठीक है, सम मास इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग विद द आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप। ठीक है भैया, इस हिसाब से, ठीक है। और कह रहा है भैया यहां पर कुछ मास कम होता है, वही मास क्या होता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जो मास कम होता है वो मास इनटू में लाइट की स्पीड का स्क्वायर आपको वह एनर्जी देता है जो निकली है उस रिएक्शन में। समझ गए? न्यूक्लियस बनी, मास कम हुआ, तो उस न्यूक्लियस के बनने पे कितनी एनर्जी निकली? तो उसके लिए आपका जितना मास कम हुआ इनटू में सी स्क्वायर। न्यूक्लियस टूटी, टूट करके तो 3 4 नई न्यूक्लियस बन गई, तो भी मास आपका कम होगा, क्योंकि उस वक्त भी एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी कहीं से आ तो नहीं रही ना। तो जो मास कम हुआ है उतनी मास को आप यहाँ पे रखना है, और सी स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एनर्जी निकल आई है जो न्यूक्लियस के बनने और न्यूक्लियस के टूटने पर निकली है। समझ गए भैया? इसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? और माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि ये एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? ठीक है भैया, उसके बाद आ गए दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि छोटा सा भी मास एक बहुत बड़ी एनर्जी हमें देता है। क्या देता है?
वही लिखा हुआ है, दिस इक्वेशन इंडिकेट्स इवन अ वेरी स्मॉल अमाउंट क्वांटिटी ऑफ मैटर कैपेबल टू रिलीज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ, ये इक्वेशन ये बता रही है कि बहुत छोटा अमाउंट मैटर, चाहिए आपका कितना ही छोटा मास डिफेक्ट आ रखा हो, उस मास डिफेक्ट की वजह से जो एनर्जी निकलेगी उसका अमाउंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पर रीजन क्या है, यहाँ पर सी स्क्वायर जो है बहुत बड़ी टर्म है, क्या है, डेल्टा एम बेशक छोटा हो लेकिन जो उसके साथ मल्टीप्लाई में है सी स्क्वायर, वो क्या है, हद से ज्यादा बड़ी टर्म है। 3 लाख का स्क्वायर है ये, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, सोचो कितना होगा, स्क्वायर कर लियो उसका, ठीक है। द न्यूक्लियर रिएक्शन विच कैन बी एक्सप्लोडेड ड्यू टू द, जिस वजह से एनर्जी आपकी निकलती है, तो वो 2 टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। पहले क्या होती है भैया, न्यूक्लियर फिजन, इसको बता रखा है मैंने, दोबारा से थोड़ा सा यहाँ पे लिखवा रखा। फिजन में क्या होता है कि बड़ी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम हो गया टूटती है, उससे जो छोटी छोटी न्यूक्लियस बनती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, यानी उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, ज्यादा होती है। ऐसा करने के लिए उनको एनर्जी क्या करनी पड़ती है, रिलीज करनी पड़ती है, मास डिफेक्ट आता है। क्या आता है, जो यूरेनियम टूटता है, टूटने के बाद 2-3 प्रोडक्ट बन के आते हैं, उनका कुल प्रोडक्ट का मास जो होता है यूरेनियम के मास से क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, मास डिफेक्ट आया, तो मास डिफेक्ट आया इसका मतलब वहां पर क्या निकली, एनर्जी निकली। ये न्यूक्लियर फिजन की एनर्जी होती है, काफी ज्यादा एनर्जी होती है। इसका कंसेप्ट कहाँ पे यूज होता है, एटम बम में, ठीक है। इन विच आर हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट, स्प्लिट मतलब टूटना होता है, इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, ठीक है, लिबरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है भैया। कहां पे यूज होता है इसका कंसेप्ट, एटम बम के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन, सबको पता भी है न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, छोटी न्यूक्लियस मिलकर, फ्यूजन सॉरी फ्यूजन, फ्यूजन है, छोटी न्यूक्लियस मिल करके एक बड़ी न्यूक्लियस तैयार करती है। बड़ी न्यूक्लियस के अंदर मास डिफेक्ट आता है, काफी ज्यादा मास डिफेक्ट होता है, इसलिए एनर्जी रिलीज भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इन विच द 2 स्मॉल न्यूक्लियाई फ्यूज, फ्यूज मतलब जुड़ना होता है, टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज न्यूक्लियस, ठीक है, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज, ठीक है, हाइड्रोजन। इसका यूज कहां पे होता है, हाइड्रोजन बम, समझ गए भाई। देखिए न्यूक्लियर फिजन, फिजन होता है बड़े एटम के केस में, यहाँ पर फिजन का केस दे रखा है, फिजन के प्रोडक्ट भी 2-3 है, ये एनसीईआरटी के रिएक्शन, तो उसको याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए फिजन में क्या होता है कि हम लेते हैं, क्या लेते हैं, यूरेनियम 92-238, इसको लेते हैं और इसके साथ स्ट्राइक कराते हैं एक इलेक्ट्रॉन को, सॉरी न्यूट्रॉन को, किसके क्या करते हैं, ये चल रहा होता है न्यूट्रॉन, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, क्या है, और ये न्यूट्रॉन जब इस काइनेटिक एनर्जी के साथ यूरेनियम की न्यूक्लियस से जुड़ता है तो 2 चीज होती है। एक तो इसके पास काइनेटिक थी तो न्यूक्लियस की एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई, जब इसने अपनी एनर्जी आके उस न्यूक्लियस को दी। दूसरा, न्यूक्लियस क्या होगी, भारी होगी, क्या होगी, हैवी न्यूक्लियस और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है, क्या होती है, तो एनर्जी देने से एक तो अनस्टेबल हुई, दूसरा भारी भी होगी तो भी अनस्टेबल हुई। इससे क्या होता है, न्यूक्लियस तुरंत स्प्लिट करती है, और स्प्लिट होने पे प्रोडक्ट जो आते हैं आपके, ये देखो, जिनोन, स्ट्रोंशियम, मोलिब्डेनम, और ये क्या है पता नहीं क्या है, ये एले जो भी होगा, मेरे को तो याद नहीं है, हाँ जो भी होगा बेटा, लोइनियम, गधेनियम, जो भी है, ठीक है, मुझे याद नहीं है। आई इंडिया में, वाई मुझे याद नहीं है भाई क्या होता है, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है भैया। ये प्रोडक्ट आते हैं, हाँ? ठीक है। अच्छा, ये सेम चीज से प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। इसका जो मास होगा, इनका कुल मास जो होगा, वो इनके कुल मास से क्या होगा, इनके कुल मास से, इतने कुल मास से क्या होगा, ज्यादा होगा। मास डिफेक्ट आया, वही क्या हुआ, एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हुआ है, और उस एनर्जी की वैल्यू कैसे निकलेंगे, डेल्टा एम, यानी मास डिफेक्ट इनटू में सी स्क्वायर, ठीक है, हो गया। यहां लिखा हुआ है, मैं पढ़ दे रहा हूं बारी, ठीक है आपको, ठीक है। कह रहा है यूरेनियम की न्यूक्लियस गेट्स एक्साइटेड कैप्चरिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास, ठीक है, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जा रहा होता है, उसको क्या करती है, कैप्चर कर लेती है। कैप्चर करने से स्प्लिट इनटू द 2 नियरली इक्वल फ्रेगमेंट, जो बनते हैं दोनों लगभग, दोनों क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, देखो ना, यहाँ पर सबका मास ऑलमोस्ट, मतलब ऐसा मत बोलना कि 95 और 139 सेम है, कह रहा ऑलमोस्ट, ठीक है, लगभग सेम पार्ट में ही टूटते हैं, इनके साइज ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखो ऐसा नहीं कि एक बहुत छोटा टूटा है एक बहुत बड़ा टूटा है, ऐसा नहीं हो ना, दोनों लगभग आधे आधे फ्रेगमेंट में ही क्या होते हैं, टूटते हैं। और टूटने के बाद इनमें जो प्रोडक्ट बनता है वो पहले वाले, इसे कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, इसको कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई से क्या होती है, भारी होती है, क्या होती है, मास डिफेक्ट आया, क्या आया, वो किसकी फॉर्म में निकला, और वो एनर्जी कैसे निकलेगी, Q इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये रिएक्शंस आपको याद करनी है, क्योंकि इन्हीं रिएक्शन में से एक रिएक्शन पूछ सकता है, प्रोडक्ट कोई सा भी एक याद होगा तो लिख दूंगा,
ठीक है। अब ये नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट कब निकलेगा, ऐसा इसका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, चलो रेडियो एक्टिविटी आपको याद है, आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक था, लेकिन मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट कर दे रहा हूँ, परसों भी रिपीट किया था, क्योंकि सीयूटी वगैरह में पूछा आता है। ठीक है, तो सीयूटी में जो आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक थे, ठीक है, उनकी संख्या ज्यादा ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको करा दे रहा हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हैवी न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या होती है, टूटती है अपने आप ही, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और उस दौरान वो अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स को निकलती है, जिसमें से अल्फा, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, और साथ साथ में एनर्जी, जिसको हम गामा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तीन तरह के पार्टिकल्स को, मतलब पार्टिकल तो नहीं कह सकता मैं, गामा को, रेडिएशन होती है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए रेडियो एक्टिविटी में क्या निकल रहा है, अल्फा, तो अल्फा की प्रॉपर्टी आप सबको पता है, इसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 4 न्यूक्लियन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं? और 4 न्यूक्लियन होते हैं। अगर एक न्यूक्लियस एक्स है जिसके पास प्रोटॉन कितने हैं, जेड, और न्यूक्लियन कितने हैं, ए, अगर इनमें से अल्फा निकल गया तो अल्फा कितना प्रोटॉन ले जाएगा अपने साथ, 2, और कितने न्यूक्लियन ले जाएगा, तो जो नई न्यूक्लियस बनेगी उसके पास प्रोटॉन 2 कम हो जाएंगे और न्यूक्लियन क्या होंगे, 4 कम हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, एमिशन ऑफ बीटा नेगेटिव, अच्छा बीटा पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव होता है प्रोटॉन से, और इस दौरान केवल प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज गायब होता है, उसका मास उतना ही रहता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझना, मैं तेरे से पूछूंगा भाई, ठीक है, समझ रही है? मैंने कहा मेरे पास 10 न्यूक्लियन है, जिसमें कि 4 प्रोटॉन, और सॉरी 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा। अब बीटा पॉजिटिव कहां से निकलता है, प्रोटॉन। किससे निकलता है? तो मैंने कहा भैया बीटा पॉजिटिव का डिके हुआ, मतलब निकला वहां से, बीटा पॉजिटिव निकला, कहां से निकला, प्रोटॉन से निकलेगा, तो वो प्रोटॉन के पास चार्ज नहीं रहेगा। जिसके पास चार्ज नहीं रहता तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं? तो अब एक बात बताओ, पहले कितने प्रोटॉन थे, 5, कितने न्यूट्रॉन थे, लेकिन जब एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन से निकल गया तब कितने प्रोटॉन हो गए, 4, और कितने न्यूट्रॉन हो गए, न्यूक्लियन कितने थे पहले, अभी कितने हैं? तो ध्यान ध्यान रखना कि जब बीटा पॉजिटिव पार्टिकल का डीके होता है तो प्रोटॉन की संख्या कम होती है। क्या होती है? जैसे एक्स नाम की न्यूक्लियस है, इसके पास कितने प्रोटॉन थे, इतने न्यूक्लियन थे, तो जब बीटा पॉजिटिव पार्टिकल का डीके होता है तो प्रोटॉन तो कम हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियन उतने ही रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन में। बीटा पॉजिटिव पार्टिकल का खुद का मास ना के बराबर होता है। ठीक है, तो बीटा पॉजिटिव कहां से निकलता है, प्रोटॉन से निकलता है। इसके निकलने पर प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो पहले 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन थे, निकलने के बाद अब 4 प्रोटॉन हो गए और 6 न्यूट्रॉन हो गए। न्यूक्लियन की संख्या अभी भी क्या वही है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एमिशन ऑफ बीटा नेगेटिव, बीटा नेगेटिव निकलता है न्यूट्रॉन से। कहां से निकलता है, न्यूट्रॉन को अगर मैं देखूं तो न्यूट्रॉन को लिखता हूं 0 चार्ज, बोले तो +1 -1, इसको लिख दूंगा। ठीक है, न्यूट्रॉन +1 और न्यूट्रॉन ऐसे लिख देता हूं, ऐसे आपको समझने के लिए। ये हो गया, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके पास मास नहीं है न्यूट्रॉन का, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब ये निकल जाता है न्यूट्रॉन से, ये न्यूट्रॉन को हमने ये लिखा, फिर ये लिखा, और अगर न्यूट्रॉन से यही निकल गया तो न्यूट्रॉन के ऊपर क्या बचा, +4। और जब न्यूट्रॉन के ऊपर +4 आता तो वो न्यूट्रॉन नहीं, अब क्या कहलाएगा, प्रोटॉन कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए, मेरे पास कितने न्यूक्लियन थे, 10, 5 प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन से एक बीटा नेगेटिव निकल गया तो न्यूट्रॉन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यानी वो क्या बन चुका है, प्रोटॉन। अब कितने प्रोटॉन हो गए, 6, कितने न्यूट्रॉन हो गए, कितने न्यूक्लियन है, 10। मतलब इस केस में अगर बीटा नेगेटिव निकलता है न्यूट्रॉन से तो यहां पर प्रोटॉन की संख्या 1 बढ़ जाती है, जो नई वाई न्यूक्लियस बन रही है, और न्यूक्लियन अभी भी उतने ही रहते हैं। ठीक है भैया, तो एक्स न्यूक्लियस थी, इसके पास जेड प्रोटॉन थे, और ए क्या थे, न्यूक्लियन थे। बीटा नेगेटिव निकला, नेगेटिव निकला न्यूट्रॉन से, तो इस वो न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन में। तो नया न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, नया प्रोटॉन की संख्या होगी Z+1, लेकिन न्यूक्लियन अभी भी क्या होगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, फिर आता है भैया आपका एमिशन ऑफ बीटा, अच्छा ये तो दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, एमिशन ऑफ गामा पार्टिकल। क्या होता है, गामा एनर्जी होती है, और एनर्जी के पास ना तो मास होता ना ही किसी प्रकार का चार्ज होता, अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जाता बेचारा। जब नहीं लेके जाएगा तो अगर ये न्यूक्लियस XZ है तो जो प्रोडक्ट बनेगा इसके निकलने पर वो भी यही रहेगा। बस ये ध्यान रखना, ये लेस स्टेबल है और ये क्या है, मोर स्टेबल है। समझ गया? अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहे थे हम, न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है,
न्यूक्लियर रिएक्शन में हम फिजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि फ्यूजन बड़ा रेयर केस है, आपको आमतौर पर नहीं दिखेगा फ्यूजन। फ्यूजन तो आप फ्यूजन तो भारत में 50 जगह पे ऐसे वो है न्यूक्लियर प्लांट है, वहां पे फ्यूजन ही होता है। ठीक है, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसा मतलब ऐसा नहीं जाके देख सकते कि फ्यूजन हो रहा है, मतलब दिखेगा आपको, प्लांट दिख जाएगा, अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। लेकिन जो फ्यूजन होता है ना, तो बड़ा रेयर केस होता है। सन के कोर में जा नहीं सकते आप, क्योंकि वहां का टेम्परेचर है 15 मिलियन। ठीक है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो भी, ठीक है। और दूसरा, उसका प्रेशर इतना ज्यादा होना चाहिए कि आप सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा प्रेशर। तो मतलब जो फ्यूजन होता है ना, वो बहुत रेयर केस होता है। दो ही जगह पे फ्यूजन होता है। ठीक है, एक तो HLC लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर नाम की एक लैब है, वहां पर होता है, या फिर सन के कोर में होता है, या चाइना ने भी अभी कुछ दिनों पहले किया था, सूरज के कोर के बराबर का टेम्परेचर क्रिएट किया था उसने, तो इससे ही किया था। ठीक है, तो भैया फ्यूजन बहुत रेयर केस है, इसलिए इसको ज्यादा पढ़ना नहीं है। या तो गोल्ड के स्टार के न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, या फिर जो, और छोड़ो, हटाओ, समझ गया। मैं फ्यूजन की बात कर रहा हूँ। फ्यूजन में क्या होता है? यूरेनियम के साथ एक न्यूट्रॉन आता है, इसके पास काइनेटिक साथ साथ में मास होता है, जैसे ही इसके साथ अटैच्ड होता है वैसे ही न्यूट्रॉन क्या होता है भैया? भारी हो जाता है। और सिर्फ यूरेनियम क्या होता है? भारी हो जाता है। और इसकी शेप राउंड से क्या हो जाती है? थोड़ी सी ओवल शेप की आती है। और जैसे अमीबा टूटता है, अमीबा देखा है अमीबा? ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसे कहते हैं, वो बबल मॉडल कहते हैं इसको। ठीक है, अब ये क्या हुआ है? ऐसे टूटने के कगार पे, जैसे ही ये टूटा तो दो इक्वल लगभग क्या होते हैं? बैरियम और क्रिप्टॉन नाम के दो प्रोडक्ट निकलते हैं, और साथ साथ में 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। क्या निकलते हैं? अब चैन रिएक्शन देखना, अभी आप, अभी तो खैर ये देखो, यहाँ पे एनर्जी निकलेगी तो उसका पता लगाने के लिए हम करते हैं। एनर्जी कितनी निकली है अभी आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। चैन रिएक्शन, दो तरह की चैन रिएक्शन होती है, कंट्रोल, एक अनकंट्रोल। बॉम्ब में अनकंट्रोल चैन रिएक्शन होती है, यहाँ पर कंट्रोल चैन रिएक्शन की बात होगी। मैं दोनों ही बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एनर्जी जो निकली है उसकी वैल्यू निकालने चलते हैं। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, क्यों ये जो एनर्जी निकली है, एनर्जी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पता नहीं एनर्जी क्यों निकलती है? मास डिफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से? अपन को क्या निकालना है? मास डिफेक्ट। क्या निकालना है? AMU में आएगा। अब देखिए भैया, यूरेनियम के साथ न्यूट्रॉन टकराया, बैरियम, क्रिप्टॉन, और 3 न्यूट्रॉन, साथ साथ में एनर्जी निकली। जो एनर्जी निकली है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए भैया। पेरेंट न्यूक्लियस, पेरेंट में कौन कौन है? ये और ये है। ठीक है, ये मम्मी, ये पापा, ये बाल बच्चे। ठीक है, यूरेनियम की न्यूक्लियस का मास क्या होता है? ये होता है। न्यूट्रॉन का खुद का मास क्या होता है? ये होता है। दोनों को जोड़ दिया, क्या हुआ? मम्मी पापा का कुल मास आ गया। अब यहाँ पे क्या बना? ये बने, इनके मास को जोड़िए, इसका मास इतना, इसका मास इतना, और 3 न्यूट्रॉन का कम है। अच्छा हाँ सुनिए, ये भाग जाते हैं, ये आगे निकल गए, इनका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ये निकल गया रिएक्शन में, जहां पे हुई वहां से भाग गए। ठीक है, इनका मास को जोड़ो तो ये इतना आया। ये कितना है? तो वो 36, वो कितना है? बढ़ा है मास, ये कम हुआ है? कम हुआ है। क्या है? मास डिफेक्ट। कितना आता है? माइनस कर दीजिए, ये आया इतना। AMU मास का डिफेक्ट है, बहुत छोटा मास डिफेक्ट है। और जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, समझ गया? मतलब 335 न्यूक्लियन मिल करके कुल इतनी एनर्जी न्यूक्लियन रिलीज करते हैं। अगर आपको एक न्यूक्लियन की एनर्जी निकालनी है तो क्या करो भैया? डिवाइड कर दो 335 से। ठीक है भैया, तो ये था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने इतने ही पिछले बैच में पढ़ाया था, तो आपको इतना ही पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा पढ़ाऊंगा तो हो सकता है मामला खराब हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। ठीक है भैया, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।